अंडानी और अंबानी खेजड़ी को काट रहे हैं। एक कार्यकर्ता के रूप में एनएसयूआई में काम किया, छात्रों की सेवा की, तो आए डॉक्टर बनने थे, लेकिन राजनीति का माध्यम सेवा का माध्यम चुन लिया। कई भाजपा के लोग भी टेबल बजाने में नदारद रहे थे। पाकिस्तान के लिए निराशाजनक बजट रहा। क्या आरपीएससी को भंग करो, पेपर चोरी, बड़े मगरमच्छ खुलेआम घूम रहे। 2 साल हो गए राइजिंग राजस्थान, प्रवासी राजस्थान के नाम पर सम्मेलन किए, जनता के पैसे का दुरुपयोग किया। ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठे लोग भाजपा के एजेंट बनकर बैठे हैं कि कब सख्त कानून आएगा, कब खेजड़ी को बचाने का काम करेंगे। लेकिन राज्य में ना चिकित्सा को लेकर ना शिक्षा को लेकर इस सरकार का कोई रोड मैप है। इसमें कांग्रेस को कोई भी पार्टी, कोई भी ताकतवर नेता खत्म नहीं कर सकता। देखो राहुल गांधी जी उनके हक की आवाज की बात करते हैं तब भाजपा के नेता संसद को छोड़कर भाग जाते हैं। अभी एक नौजवान ने आत्महत्या की ट्रेन के नीचे आकर। नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। राजस्थान की राजनीति में जब किसी युवा चेहरे का नाम आता है तो एक ही चेहरा और एक ही पहचान सभी के सामने आती है। मैं बात कर रही हूँ संगरिया विधायक अभिमन्यु पुनिया की, जिन्होंने कॉलेज से अपनी राजनीति करियर की शुरुआत की और आज वो कांग्रेस यूथ के अध्यक्ष भी हैं और संगरिया विधायक भी हैं। अभिमन्यु से आज हम सारी बातों पर चर्चा करेंगे, उनसे युवाओं के मुद्दे पर भी बात करेंगे, खेजड़ी के मुद्दे पर भी हम बात करेंगे, बहुत सारी बातचीत करेंगे जो आपको बेहद पसंद आएगी। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं। अभिमन्यु, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम। थैंक यू मैम। जी, सवाल यह है, दर्शकों का भी है कि आप डॉक्टर बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे, तो राजनीति में कैसे आए? देखो राजनीति में विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते करते कांग्रेस की विचारधारा एनएसयूआई से जुड़े और एनएसयूआई से जुड़ते एक कार्यकर्ता के रूप में एनएसयूआई में काम किया, छात्रों की सेवा की, चाहे एडमिशन का बाबत हो, चाहे ग्रामीण परिवेश के छात्रों को हॉस्टल की सुविधा हो, एडमिशन की सुविधा हो, फार्म भरने की सुविधा हो, और उसी से चलते हुए उस विचारधारा से जुड़े जो हर वर्ग को साधने का काम करती है, साथ लेकर चलती है। राहुल गांधी जी की सोच, सचिन पायलट जी की सोच के साथ जुड़े, और उसी का उदाहरण है कि एनएसयूआई में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ने का मौका मिला, एनएसयूआई में चुनाव लड़ने का मौका मिला, एनएसयूआई में जिला अध्यक्ष पद से लेकर प्रदेश अध्यक्ष पद तक, और उसके बाद युवा कांग्रेस में एक कार्यकर्ता से लेकर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष तक, और विधानसभा में संगरिया और टिब्बी के हर आम नागरिक की सेवा करने का मौका मिला। ये सिर्फ आम परिवार के नौजवान को राहुल गांधी जी की सोच और सचिन पायलट जी की सोच ही मौका दे सकती है। नहीं, हमारे दर्शक ही जानना चाहते हैं कि बचपन से एक होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन क्या आपका बचपन से ही था कि नहीं मुझे पॉलिटिक्स में ही जाना है? नहीं, बचपन में तो हम तो जयपुर पढ़ने के लिए आए थे, तो डॉक्टर बनने के लिए आए थे, लेकिन ईश्वर का फेर देखो और समय का फेर देखो कि विश्वविद्यालय में बीए के अंदर जब एडमिशन लिया तो राजस्थान कॉलेज का चुनाव लड़ने का मौका मिला, और वो चुनाव में 1 वोट से हार गया। उसके बाद एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष बना, राजस्थान विश्वविद्यालय का महासचिव बना, तो आए डॉक्टर बनने थे, लेकिन हम सेवा करते करते इस राजनीति का माध्यम सेवा का माध्यम चुन लिया। चाहे आप कॉलेज में 1 मार्क्स से आप हार गए थे, लेकिन आज आपने जब पहली बार आपने जब विधायक का चुनाव जीता लड़े थे तो आप पहली बार में ही आप विधायक बन गए थे, तो आपके लिए बहुत खुशी की बात होगी। देखो ये तो तमाम राजस्थान के नौजवान शक्ति का, छात्र शक्ति का, और संगरिया और हनुमानगढ़ जिले के हर उस आम नागरिक की आवाज़ थी कि एक आम गरीब परिवार का, हमारे जैसे परिवार का नौजवान चुनाव लड़ रहा है। और आज उसी का ही उदाहरण था कि जब कांग्रेस, राहुल गांधी जी ने, सचिन पायलट जी ने मौका दिया चुनाव लड़ने का, और वहाँ के जनता ने जो आशीर्वाद दिया कि आम परिवार की तरह उन लोगों ने चुनाव लड़ा, हर तरीके से चुनाव लड़ा। मैं तो सिर्फ चुनाव लड़ने गया था, लेकिन उन्होंने पूरा मजबूती से मुझे राजस्थान के विधानसभा में अपनी आवाज़ बनकर यहाँ भेजने का काम किया। मैं तो तमाम राज्य के नौजवानों का धन्यवाद देता हूँ। ये तो पर्सनल बातें हो गई आपकी, आपसे रिलेटेड। अब बात करते हैं राजनीति की। हाल ही में बजट को लेकर के राजस्थान में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्ष के जितने भी लोग हैं वो इसको निराशाजनक बजट बता रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है। आपकी खुद की क्या राय है इस पर? देखो राजस्थान में विपक्ष नहीं बता रहा है कि बजट निराशाजनक है, इनके पक्ष के लोग भी, कई भाजपा के लोग भी टेबल बजाने में नदारद रहे थे। दिया कुमारी जी, हमारे वित्त मंत्री ने जो बजट पढ़ा, सिर्फ पन्ना पलटने के अलावा
इसमें ना तो आम नागरिक के हित की बात थी, ना किसान के हित की बात थी, ना नौजवान के हित की बात थी, ना किसी प्रकार के महंगाई को लेकर इस बजट के अंदर किसी प्रकार की चर्चा, किसी प्रकार का बजट आम नागरिक के सुविधा के लिए ये बजट आया नहीं। 2026 का बजट रहा हर आम जनता के लिए, राज्य के लिए, राजस्थान के लिए निराशाजनक बजट रहा। केंद्र का बजट आया, केंद्र के अंदर पहली बार किसान का नाम नहीं लेना बजट के अंदर ये दर्शाता है कि भाजपा पार्टी किसान विरोधी पार्टी है। भाजपा की सोच किसान और नौजवान को कमजोर करने की सोच है। रोजगार को लेकर इसमें किसी प्रकार का रोडमैप इस बजट के अंदर नहीं दिखा। जो बात करती थी कि नई सेगा राजस्थान, सबका साथ सबका विकास, आज वो बातें भाजपा की नदारद हो गई है। भाजपा चंद उद्योगपतियों के चक्कर के अंदर आम नागरिक की जन भावना को उन्होंने बेचने का काम किया है। जैसे कि बजट में युवाओं को भी आशा थी कि शायद इस बार जो युवा है उनके लिए रोजगार की कुछ वैकेंसी वगैरह आएंगी, भर्तियों की घोषणा होगी, लेकिन उनकी ऐसी कोई घोषणा यहाँ पर नहीं की गई। तो युवा भी इससे थोड़े बहुत निराश दिखे हैं। कि आपको क्या लगता है कि युवाओं के लिए कुछ होना चाहिए था इसके अंदर? देखो, युवाओं के लिए उन्होंने कोई रोड मैप नहीं है इस बजट के अंदर। युवा आज जो सरकार युवाओं के दम पर आई थी, पेपर लीक हुए, पेपर चोरी हुए, पूरा हल्ला उन्होंने किया, हम लोगों ने भी आवाज उठाई, लेकिन सरकार आई, सरकार आने के बाद आज खुलेआम पेपर चोर घूम रहे हैं। एसओजी के अधिकारी एक जिले के हर परिवार के नौजवान को 161 की प्रक्रिया के अंदर डालने का काम कर रहे हैं। अभी एक नौजवान ने आत्महत्या की ट्रेन के नीचे आकर। अधिकारियों के दबाव के अंदर आम परिवार के नौजवानों को परेशान किया जा रहा है, ना कि बड़े मगरमच्छों को पकड़े जा रहा है। आपको पकड़ना है, आप मैसेज जनता में जनभावना का नौजवान को मैसेज देना चाहते हो, आरपीएससी को भंग करो। आरपीएससी भंग करने में कोई दिक्कत नहीं आती, आप भंग करने का काम करें, आपके नौजवान स्वागत करेंगे। लेकिन पेपर चोरी, बड़े मगरमच्छ खुलेआम घूम रहे हैं, हो सकता है आज भाजपा के लोगों में से वो लोग होंगे, लेकिन हालात दयनीय है। नौजवान को लेकर राइजिंग राजस्थान लेकर आए, 10 लाख रोजगार देंगे, रोजगार लगेंगे। मैं कहता हूं राइजिंग राजस्थान के अंदर कितने उद्योग स्थापित यहाँ हुए, आप उसको 2 साल के अंदर बता दीजिए। 2 साल हो गए राइजिंग राजस्थान का। इन्होंने जो नारा पड़ा, प्रवासी राजस्थान के नाम पर सम्मेलन किए, इन्होंने जनता के पैसे का दुरुपयोग किया। ना यहाँ कोई बड़ी कंपनी आई, ना बड़े उद्योग आए। जो बड़े उद्योग आए वो यहाँ से जा रहे हैं। कोई कंपनियां यहाँ पर राजस्थान के अंदर काम नहीं करना चाहती है। ये हालात राज्य के हो गए हैं। पेपर लीक को जैसे आपने बात बताई थी, बिल्कुल पेपर लीक को लेकर के लगातार बातें होती हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ को पकड़ने की लगातार बातें आती रहती है। तो जो विपक्ष, जो सत्ता पक्ष है, वो ये कह रहा है कि जो 5 साल से जो काम कांग्रेस करके गई है, इसी वजह से हमें थोड़ा वक्त लगेगा कि जो कांग्रेस ने काम किया है उसको सही करने में। नहीं, कितना वक्त लगेगा? 5 साल के बाद करेंगे। 5 साल के बाद जनता ही नहीं आने देगी, काम कहाँ से करेंगे? काम करने के लिए किसी प्रकार की वक्त की जरूरत नहीं होती। काम करना है, जो 5 साल का काम है वो 2 घंटे के अंदर भी हो सकता है। आप जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को अपनी जनता के लिए, जन भावना के लिए काम करना है, और अगर वो सत्ता के अंदर है, तो 2 घंटे के अंदर भी 5 साल का काम हो सकता है, 100 साल का काम हो सकता है। लेकिन भाजपा की मंत्री, विधायक की हालात दयनीय है। यहाँ के राज्य के अंदर जिला कलेक्टर मंत्रियों को धमका रहे हैं, तहसीलदार एसडीएम विधायकों को धमका रहे हैं। हालात, जनप्रतिनिधि की गरिमा को जो खत्म करने का काम इस पार्टी ने किया है, भाजपा की सरकार ने किया है, कि पूरे राज्य के अंदर ब्यूरोक्रेसी हावी है। मैं कहता हूं कि जब विधायक को तहसीलदार धमका सकता है और प्रभारी मंत्री को कलेक्टर धमका सकता है, उसके बाद राज्य के अंदर सत्ताधारी के पास कुछ बचा नहीं है। अगर ये हालात रहे तो शायद मुख्यमंत्री जी की कलम कितनी मजबूत चलती होगी तो वही बता सकते हैं। लेकिन हालात आने वाले समय में दयनीय है। मुख्यमंत्री जी भले हो सकते हैं, लेकिन उनका जो सिस्टम नीचे का है, बिल्कुल हालात उनकी दयनीय है। मुख्यमंत्री जी की बात चल रही, तो क्या आपको भी लगता है, क्योंकि लगातार जो बातें सामने आती है, कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी पर्ची वाली सरकार है, पर्ची वाले मुख्यमंत्री है, आपको भी लगता है कि वो पर्ची वाले मुख्यमंत्री? देखो, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है, चाहे वो किसी भी तरह से मानो। आज राज्य का मुख्यमंत्री है, राज्य का मालिक होता है, राज्य का राजा होता है, और उसको
प्रजातंत्र के अंदर जनता की भावनाओं के अनुरूप चलना पड़ता है। लेकिन जो हालात हैं आज के समय के, भाजपा के जो हालात हैं, नीचे मंत्री विधायक, हालात दयनीय है। मैं कह रहा हूं कि जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठे लोग भाजपा के एजेंट बनकर बैठे हैं, तहसीलदारों के अंदर, एसडीएम कार्यालयों के अंदर खुलेआम धांधलियां चल रही है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। खुलेआम जमीन हड़पने का काम भाजपा के कार्यकर्ता एजेंट के रूप में कर रहे हैं, नेता एजेंट के रूप में कर रहे हैं। दयनीय है राज्य के अंदर। धांधली की अगर बात आ रही है तो बात कर लेते हैं, जैसे खेजड़ी के ऊपर या फिर अरावली को लेकर भी मुद्दा चला, अब खेजड़ी को लेकर भी मुद्दा चला। हालांकि अभी सरकार ने ये बोला है कि जब तक नया कानून नहीं बनेगा तब तक खेजड़ी कटाई नहीं होगी। आपकी मैं पर्सनली बात करती हूँ, आप राजनीति में आप नेता नहीं हो, लेकिन आप बिश्नोई समाज से आते हो, एक ऐसा समाज जो पर्यावरण प्रेमी है, तो आप उसको किस तरीके से देखते हो? क्योंकि हालांकि हरित क्रांति के लिए भी कई घोषणाएं अभी बजट के अंदर भी सरकार ने की है। 36 कौम के सर्व समाज के नीचे बीकानेर के अंदर लाखों लोग इकट्ठा हुए, लगातार आंदोलन चला, सरकार पर जूं भी नहीं रहेगी। वहाँ अग्रणी नेता परशुराम जी, अग्रणी नेता, तमाम लोग वहाँ पर बैठे रहे, जनप्रतिनिधि बैठे रहे, रात और दिन महिलाएं वहाँ हजारों की संख्या में वहाँ पर अनशन किया। लेकिन सरकार ने लंबा समय तक उनकी कोई जनसुनवाई नहीं करके आपने जो एक पन्ना दिया कि हम खेजड़ी की कटाई को रोक रहे हैं, सख्त कानून बना रहे हैं, आज वो लोग, हर राज्य का हर नागरिक उस पर्यावरण को लेकर, सुरक्षा को लेकर आज राज्य सरकार के इंतजार में है कि कब सख्त कानून आएगा, कब खेजड़ी को बचाने का काम करेंगे। हजारों बीघा के अंदर अंडानी और अंबानी खेजड़ी को काट रहे हैं, पर्यावरण को काट रहे हैं। खेजड़ी राज्य वृक्ष है, लेकिन राज्य का एक भी सत्ताधारी पार्टी का नेता उस वृक्ष को बचाने के लिए बात नहीं कर रहा है। क्या आप खानापूर्ति से आप एक बार आंदोलन को शांत कर सकते हो, लेकिन लोग इस सरकार को तख्ता पलटने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर सख्त कानून नहीं आया तो हालात राज्य में आम नागरिक की दयनीय हो जाएगी। सांस लेने में, आम नागरिक के जीवन को जीने के अंदर जो व्यवस्था है उसको दर दर भटकना पड़ेगा। ये हालात हो जाएंगे बाड़मेर से लेकर बीकानेर तक। राजस्थान के अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं, हाल ही में आरटीएच बिल को लेकर के लगातार विधानसभा के अंदर, सत्र के अंदर बहुत ज़्यादा बहसबाजी हुई थी। डोटासरा ने भी अभी प्रेस वार्ता की थी, उसमें बात कही थी कि आरटीएच जो बिल है उसको लागू नहीं किया गया, उसको रद्द कर दिया गया। तो उसको लेकर के, क्योंकि 2 साल पहले जब अशोक गहलोत की सरकार थी, वो इस कानून को लेकर आए थे, इस नियम को लेकर आए थे, स्वास्थ्य बिल को, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हुआ। और बजट में ये कहा गया कि इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी माँ योजना चल रही है। आरटीएच हर नागरिक का हक है, हर आम नागरिक का हक है। उसके लिए बिल कांग्रेस लेकर आई थी, लेकिन भाजपा ने कांग्रेस के लाए हुए जो भी युवा मित्रों को सुविधा पर रखने का काम किया। आप नाम बदल दो, राजीव जी की जगह अटल जी रख दो, हम स्वागत करते हैं। लेकिन इन्होंने जो आम नागरिक के, आम जन भावना की योजना थी, उन योजनाओं को खत्म करने का काम किया। आज मनरेगा पूरे देश के अंदर कांग्रेस लेकर आई, ये जन भावना के अनुरूप योजना थी, उसको पूर्ण रूप से ठेकेदारी प्रथा में भाजपा ले जाना चाहती है। भाजपा ने उसको करना चाहती है, उस एक्ट को खत्म कर दिया जो आम नागरिक, गरीब गांव की रीढ़ था, उस एक्ट को खत्म करने का काम किया। जो एक्ट कांग्रेस के समय आए उसको भाजपा पलटने का काम कर रही है। लेकिन ये चिकित्सा व्यवस्था के लिए सबसे ज्यादा दयनीय आज जो व्यवस्था है राज्य के अंदर, तहसील के अंदर डॉक्टर नहीं है, सीएससी खाली है, स्वास्थ्य केंद्र खाली है, गांव के अंदर व्यवस्थाएं नहीं है। तो निश्चित तौर पर आप राजधानी से जयपुर जैसे हालात में, एसएमएस जैसे बड़े हॉस्पिटल में जब आग लगने जैसी घटनाएं होती है, तो आप सोच सकते हो कि आम गांव की, आम तहसील के हॉस्पिटलों की क्या हालात आज होती होगी। जिस तरीके से स्कूल है उसी तरीके से हॉस्पिटल की हालात पूरे राज्य के अंदर है। लेकिन राज्य में ना चिकित्सा को लेकर, ना शिक्षा को लेकर इस सरकार का कोई रोड मैप है। अभी जब मैं आ रही थी तो मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी, उसमें मदन राठौड़ ने कल एक प्रेस वार्ता की थी। उसमें डोटासरा ने कुछ समय पहले एक बात बोली थी कि जो बीजेपी की सरकार वो ट्रबल सरकार है। तो फिर उसी के पलटवार में मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस भ्रम में जी रही है क्योंकि ट्रबल सरकार अब उनको ट्रबल करने वाली है, कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होने वाला है। इस तरीके से उन्होंने एक प्रेस वार्ता की, उसमें ये बयान दिया। आपको क्या लगता है? कांग्रेस का अस्तित्व कई लोग खत्म करने आए, कई लोग चले गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी आम जन भावना की पार्टी है, आम जन भावना की आवाज है देश की। और देश में कांग्रेस को किसी भी, कोई भी पार्टी, कोई भी ताकतवर नेता खत्म नहीं कर सकता।
नेता कोई नहीं है, पार्टी से नेता बनते हैं। और यही कहानी है कि आप देख सकते हो कि कांग्रेस जहां भी है, चाहे देश के किसी कोने में चले जाओ, कांग्रेस का कार्यकर्ता हर बूथ पर है। भाजपा का कार्यकर्ता तो आपको कुछ राज्यों में मिल सकता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पूरे देश के अंदर भाजपा। कांग्रेस का कार्यकर्ता हर देश में किसी कोने में चले जाओ, आपको हर घर में मिलेगा। आज कांग्रेस ने इस देश को सिंचा है। बड़े बड़े आईआईटी, बड़े बड़े एम्स, बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़ी नहरें, बड़े बड़े पेयजल की सुविधाएं, आज जो आम जन भावना, जो हम सुबह से लेकर शाम तक जीवन के लिए जो उपयोग है, वो कांग्रेस के समय आई है, ना कि भाजपा के 12 साल के अंदर आई है। 12 साल में इन्होंने चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश की आम जन भावना को बेचा है, ना कि आम जन भावना के अनुरूप काम किया है। अभिमन्यु जी, अभी राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने की भी बात चल रही है। क्या आपको लगता है कि सत्ता पक्ष विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर? देखो, राहुल गांधी जी देश के जनता की आवाज़ है। देश की जनता की, आम नागरिक की आवाज़ को देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठाने की जिम्मेदारी वहाँ पर देश के जन भावना ने उनको दी है। लेकिन उनकी आवाज़ को, क्योंकि वो सच्चाई बोलने का बात कर रहे हैं, आम शोषित गरीब पीड़ित वर्ग की आवाज़ को बोलने का, उनके हक की आवाज़ की बात करते हैं, तब भाजपा के नेता संसद को छोड़कर भाग जाते हैं। भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, उनको बोलने नहीं दिया जाता है, उनको संसद के अंदर बैठने नहीं दिया जाता। ये हालात देश के अंदर हो गई है। देश में जनप्रतिनिधि की गरिमा को खत्म करने का काम भाजपा कर रही है। भाजपा में चंद उद्योगपति और 2 बहरूपीय पूरे देश को चला रहे हैं। बजट की बात की तो आपके, अगर मैं आपके खुद के क्षेत्र की बात करूं तो आपकी बजट में क्या कुछ आपके क्षेत्र के लिए घोषणाएं की गई हैं? देखो, मेरे क्षेत्र के अंदर बजट के नाम पर 1 रुपया इस सरकार ने नहीं दिया। शायद इस सरकार को भाजपा के लोग पसंद नहीं है, भाजपा के कार्यकर्ता पसंद नहीं है। वहाँ भाजपा को भी 50,000 वोट आए हैं, उनकी भी जन भावना रखनी चाहिए थी सरकार को। लेकिन सरकार ने जो अपेक्षाएं की है विपक्ष और जो बांटने का काम किया है, जबकि सदन के अंदर समानता रखी जाती है, लेकिन पक्ष और विपक्ष में बांटने का काम भाजपा करती आई है। चाहे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के नाम पर राजनीति करती आई है, वही काम ये सदन के अंदर कर रहे हैं। हनुमानगढ़ में नशा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। शराब की मैं बात नहीं कर, वो तो बहुत छोटा नशा हो गया, सूखा नशा बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर काफ़ी सारे जो युवा है उनकी मौत हो चुकी है। आप खुद युवा है, अगर एक नेता नहीं मान करके आप युवा की तरह अगर बात करें तो किस तरीके से आप उस चीज़ को देख रहे नशा चरम सीमा पर है। नशे को लेकर सरकारें बात करती है, आज उसको खत्म नहीं किया जा सकता, रोकने का प्रयास सरकार कर सकती है। नशे को लेकर आपने हॉस्पिटल खोलने के जो वादे किए, आज कहाँ हॉस्पिटल है? हनुमानगढ़ के अंदर, संगरिया के अंदर एक भी हॉस्पिटल नशे को रोकने के लिए नहीं है। आए दिन नौजवान अपने परिवार को छोड़कर जा रहा है, चाहे एमडी, ड्रग्स, स्मैक, ब्यावे नशे हर प्रतिदिन जनता में बढ़ रहे हैं। सरकार और सरकार के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। सरकार के बीट अधिकारी, एसपी, कलेक्टर कभी नशे के नाम पर अभियान नहीं चलाते। प्राइवेट स्कूलों और कॉलेज के अंदर जाकर खाना पूर्ति करने का काम कर रहे हैं, जबकि आम परिवार, गरीब परिवार वार्डों में उनको जाना चाहिए। और नशे पर जब तक सख्त कानून और बड़े से बड़ा सख्त कभी कार्रवाई नहीं होगी सरकार के द्वारा, तो नशा खत्म नहीं हो सकता। और अनेक नौजवानों को जकेड़ने का काम ये भाजपा सरकार कर रही है। मुंद्रा पोर्ट से जो बड़े बड़े उस समय अरबों के जो नशा वहाँ से आया, कहाँ गया, कौन लाए, कौन बड़े मगरमच्छ थे, किसकी सरकार में आ रहा है, अभी तक कोई रोड पर वो चीज़ें नहीं आई है। तो आप देख सकते हो कि सरकार में नशे को कौन सी सत्ताधारी पार्टी पनपा रही है। इस पर बड़ा संशय है, बड़ा सवाल है। बहुत सारे राजनीतिक क्वेश्चन हो गए, नॉर्मली क्वेश्चन पूछेंगे, रैपिड फायर क्वेश्चन, एक शब्द में आपको बयां करना है, ठीक है? सचिन पायलट। राजस्थान और पूरे देश के नौजवानों की आवाज़ है सचिन पायलट जी। और हम जैसे नौजवानों को, आम परिवारों को आज अगर मौका मिला है राजनीति करने का, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान देश के अंदर सचिन पायलट जी का है। पूरे देश में कहीं भी चले जाओ, आपको इतने नौजवान लोग राजनीति के अंदर विधायक और एमपी नहीं मिलेंगे जितने नौजवानों को सचिन पायलट जी ने मौका दिया है, एनएसयूआई युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। राहुल गांधी जी ने हमेशा नौजवानों की बात रखी है। आज हम जैसे लोग चुनाव लड़कर, चुनाव की जो प्रक्रिया थी वो राहुल गांधी जी लेकर आए थे एनएसयूआई युवा कांग्रेस में, और उसी प्रक्रिया से अनेक लोग आज राजनीति के अग्रिम पंक्ति में बैठे। देखो, नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को झूठ बोला है, देश की जनता को गुमराह किया है, देश की जनता को बांटने का काम किया है। धर्मों और जातियों के बांट कर आप
सत्ता पा सकते हो, लेकिन आम जन भावना की विकास के लिए आपको जमीन पर उनके अनुरूप काम करना पड़ेगा। चंद उद्योगपतियों को देश में फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने छोटे व्यापारियों को, आम गरीब किसान नौजवान की जन भावना की हत्या करने का काम किया। अभिमन्यु पुनिया अभिमन्यु पुनिया तो मैं खुद ही हूँ, क्या बताऊँ। तो अपने लिए बताइए। अपने लिए क्या, जन सेवा सेवा का सेवा कर रहे हैं। जिस प्रकार से नौजवानों की, आम गरीब किसान परिवार के नौजवानों ने हमें चुनकर यहाँ पर भेजा, उनके बात सुनने का, उनकी बात रखने का, और मजबूती से हमारा प्रयास रहता है कि हम जब तक हमारे क्या नाम आम जनता की बात को मजबूती से रखें और उनका कार्य करने का पूरा पूरा प्रयासरत हम लोग रहें। ये हमारी जिम्मेदारी है राजनीति के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ संगरिया विधायक अभिमन्यु पुनिया, जिन्होंने बहुत सारी बातें हमारे सामने रखी, आप तक पहुंचाई है। उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे नए नए व्यक्तित्व और नए नए चेहरों के साथ। तब तक के लिए मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार।